नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। देखिए, राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का अपवाह तंत्र। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा है। आंतरिक अपवाह की नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। देखिए, मुख्य जल विभाजक का काम किसने किया है? अरावली पर्वतमाला ने। अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम की नदियाँ हैं वो गिरती है बंगाल अरब सागर में, और पूर्व के तरफ की नदियाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो अपना जल किसी सागर या महासागर तक नहीं ले जा पाती है, उनको कहा है आंतरिक अपवाह की नदियां। पहले वीडियो में हमने है जो आंतरिक अपवाह की जो भी मुख्य नदियां थी उनको हमने मानचित्र में देखा, ट्रिक से याद किया। फिर हमने माही नदी की बात की। आज है हम बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों को देखेंगे। और चंबल नदी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, न सिर्फ बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों में महत्वपूर्ण है, बल्कि राजस्थान की सभी नदियों में ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है ऐसा, देखते हैं इसको विस्तार से। आज हम यही चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, कुल अपवाह का 22% भाग है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। 60% था आंतरिक अपवाह का और कुल अपवाह का 22% है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है। इसमें अरावली के पूर्व और राज्य के पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी भाग की नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती, हमने देखा राजस्थान है, उसके मध्य में लगभग उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जो है अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला में तो पूर्व, और राजस्थान की बात करें तो पूर्व और दक्षिण पूर्व की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली मुख्य नदियां कौन कौन सी है? चंबल, बनास, बाणगंगा, बेड़च, कालीसिंध, आहू, परवन, कोठारी और पार्वती। ये कुछ मुख्य नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल लेके जाती है। इसके अलावा भी और छोटी नदियां व इनकी सहायक नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है। आज हम चंबल और उसकी जो सहायक नदी है उसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए, जो चंबल नदी है इसके फैक्ट्स देखने से पहले एक बार जो है हम मानचित्र में जो है चंबल नदी को देख लेते हैं, ताकि जब हम फैक्ट्स को देखें तो वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, ये है राजस्थान और ये है चंबल नदी। राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, आप देख पा रहे होंगे। तो किस तरीके की स्थिति है? देखिए, माही नदी थी वो भी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करके वो दक्षिण में ही वापस निकल रही थी। ये नदी चंबल नदी भी ऐसी है जो राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है लेकिन उत्तर की तरफ चली जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि चंबल नदी कहाँ से निकल रही है। राजस्थान के दक्षिण की तरफ कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो इंदौर जिला है, इंदौर जिले में जो महू है, महू के पास यहाँ जो पहाड़ियां हैं उस पहाड़ी का नाम है जानापाओ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? जानापाओ की पहाड़ी है। और ये जो विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है ना, उसी पर्वत श्रृंखला की पहाड़ी है ये जानापाओ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है ये पहाड़ियां, तो विंध्याचल पर्वतमाला की पहाड़ी है जानापाओ की पहाड़ी, जहां से जो है इस चंबल नदी का उद्गम होता है। फिर ये देखिए, यहाँ पर कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़ जिला है यहाँ। तो चित्तौड़गढ़ का जो 84 गढ़ है वहां से क्या होती है ये नदी? पहले मध्य प्रदेश में थी यहाँ से, और चित्तौड़ के 84 गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर ये चित्तौड़गढ़, फिर ये कोटा, फिर ये बूंदी, फिर ये सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर। इस तरीके से ये जो है 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? ध्यान रखना, ये नदी चंबल नदी कितने जिलों में बहती है? चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर,
और करौली और भरतपुर, ऐसे करके ये 6 जिलों में बहती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये पूरी जो इसकी लंबाई है वो 966 किलोमीटर है। फिर क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है भरतपुर के बाद, और जो यमुना नदी है यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये यमुना की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें चंबल नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, देखिए इसमें इसके ऊपर इस नदी पर 4, हम यहाँ मानचित्र में उन फैक्ट्स की बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अच्छे से याद हो जाए। ये देखिए जो 4 मैंने डॉट्स लगा रखे हैं वो 4 बांध है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन बांधों से संबंधित। देखिए ये जो 4 बांध है ना इस नदी पर, ये पहला बांध जो सबसे दक्षिण का बांध है उसका नाम तो है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है कि जो है ये जो चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं उनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ का क्रम क्या है। तो आपको क्रम जरूर याद रखना है, चाहे दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछे जाए उत्तर से दक्षिण की तरफ। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा सागर। इसमें से गांधी सागर तो है मध्य प्रदेश में, बाकी तीनों है राजस्थान में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जो इन चारों में से बांध है वो राजस्थान में नहीं है, तो गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो तीनों बांध है ना ये एक इतिहास भी बनाते हैं, यानी कि 100 किलोमीटर के दायरे में किसी नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। विश्व में सिर्फ एक ऐसी चंबल नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे पर ही 3 बांध बने हुए हैं। ये पन विद्युत के लिए है तीनों बांध, नीचे वाले तीनों बांध पन विद्युत के लिए है, और ऊपर वाला जो कोटा बैराज है ये मुख्यतः सिंचाई हेतु प्रसिद्ध है। पन विद्युत यानी ये बिजली उत्पादन के लिए है और ये मुख्यतः सिंचाई हेतु प्रसिद्ध है। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो अब मानचित्र में आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये दक्षिण से जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, चित्तौड़ के 84 गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में 6 जिलों में बहती है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज और है, यहाँ सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर, ये जो 3 जिले हैं ना, यहाँ ये एक ऐसी नदी है जो प्राकृतिक सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य जो है ये सीमा बनाती है दोनों राज्य के मध्य, यानी 241 किलोमीटर लंबाई में दोनों राज्यों के बीच में फैली हुई है। तो पूछा जा सकता है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य जो प्राकृतिक सीमा का एक तरीके से निर्धारण करती है उसकी लंबाई कितनी है, तो 241 किलोमीटर जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती है। और कितने राज्यों में ये इसका क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फैक्ट्स शुरू करते हैं। समझ गए होंगे, अब आपको आसानी होगी। देखिए चंबल नदी का उद्गम की बात, तो कौन से राज्य से चंबल नदी का उद्गम हुआ? मध्य प्रदेश का जिला है इंदौर, वहाँ जो है महू जो स्थान है वहाँ पर जाना पाओ की पहाड़ियां हैं। जाना पाओ की पहाड़ियां कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का। वहां से इस नदी का उद्गम होता है। वेदों में इस नदी को कहा है चर्मवती। ध्यान रखिएगा, वेदों में चंबल नदी को क्या कहा गया है? चर्मवती कहा गया है। इसके अलावा इसे कामधेनु भी कहा जाता है, और इसे ये देखिए बारहमासी नदी भी है और इसका नाम भी बारहमासी है। क्यों? क्योंकि ये चंबल नदी राजस्थान की ऐसी सबसे बड़ी नदी है जो पूरे वर्ष भर जो है अपवाहित होती है। बाकी ऐसी नदियां हैं जो है बरसाती नदियां हैं, बरसात के कुछ महीनों में बहती है और फिर उनमें पानी खत्म हो जाता है, यानी ये नित्यवाहिनी नदी है जो वर्ष भर बहती है। अगली बात करें, राजस्थान के कुल अपवाह का 20.90% जो है वो चंबल के अंतर्गत आता है। जितना भी अपवाह क्षेत्र है
उसका 20% लगभग जो है चंबल अकेली नदी रखती। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ये वर्ष भर बहने वाली नदी है, सदाबाहिनी नदी या बारहमासी नदी, इसीलिए हम इसे कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान की ये सबसे लंबी नदी है। देखिए राजस्थान में सबसे लंबी है, राजस्थान की सबसे नहीं है। में का मतलब क्या है कि अपना जो राजस्थान है मान लीजिए, तो राजस्थान में ये सबसे लंबी बहती है, पर की का मतलब क्या होगा? जो नदी राजस्थान से उद्गमित होती है। पर ये कहाँ की नदी है? ये मध्य प्रदेश के राजस्थान के से सिर्फ ये गुजरती है और फिर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो राजस्थान में सबसे लंबी है। अगर ये आ जाए राजस्थान की सबसे लंबी, तो हमने पढ़ा था ना राजस्थान की वो प्रवाहित होने वाली नदी, एक तो कांतली नदी थी जो राजस्थान से उद्गमित होती है और राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा घग्गर नदी ऐसी थी जो देखिए शिवालिक से निकल रही थी फिर पाकिस्तान जा रही थी, है ना। लेकिन ना तो ये उद्गमित यहाँ होती है ना प्रवाहित होती है, सिर्फ राजस्थान में बहती है। और राजस्थान में प्रवाह की जो है इसकी लंबाई अधिक है, इसलिए राजस्थान में सबसे लंबी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी ये नहीं है। इसके बाद हम बात करें सर्वाधिक सतही जल पानी की मात्रा चंबल नदी में अन्य किसी भी नदी से अधिक है। अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक, ये ऐसी नदी है जो कुख्यात है अपने अवनालिका अपर्दन के लिए, और ये अवनालिका अपर्दन के द्वारा बीहड़ों का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को देखिए इस तरीके से नालियां बन जाती है। कोई क्षेत्र ऊपर हो जाता है, कोई क्षेत्र नीचे। तो ऊपर वाले क्षेत्र को बांगड़, नीचे वाले को खादर, और पूरे क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहते हैं। और बीहड़ों की रानी किसे कहते हैं? कौन से जिले को कहते हैं? पिछले वीडियो अगर याद है आपको तो करौली को जो है बीहड़ों की रानी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। देखिए ये जो लंबाई चौड़ाई इनसे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। 3 राज्यों में बहती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान 966 पूरी लंबाई है इस नदी की, उसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में कितनी है? 315, यानी 315 ये उद्गम से लेकर 84गढ़ तक इसकी लंबाई 315 है। 135 किलोमीटर ये राजस्थान में है। और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 285 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 285 किलोमीटर। और राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी बनाती है? ये 241 किलोमीटर जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का ये निर्धारण करती है। राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? हमने बात की चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से प्रवेश करती है। मानचित्र में हमने इन सब चीज़ों को आराम से देख लिया है। चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करेगी, फिर ऊपर जाएगी कोटा, फिर जाएगी बूंदी, फिर जाएगी सवाई माधोपुर, फिर जाएगी करौली, फिर जाएगी धौलपुर, फिर चली जाएगी उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो इटावा के समीप ये जो है यमुना नदी में मिल जाएगी। ध्यान रखना कि चंबल नदी कहाँ यमुना में मिलन होता है इसका? तो इटावा के समीप। राजस्थान में प्रवेश ये चित्तौड़ के 84गढ़ के समीप करती है और यहाँ एक जल प्रपात का भी ये निर्माण करती है। ध्यान रखिए चंबल नदी पर जो जब ये प्रवेश करती है 84गढ़ के समीप, तो वहाँ कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है? चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो है चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो चूलिया जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। जलप्रपात किसे कहते हैं? जैसे मान लो कोई नदी इस तरीके से बह रही है, फिर क्या होता है कि कोई स्थान जो है वहां से एकदम जो धरातल है वो नीचे कोई खाई आ गई या इस तरीके से आ गया, तो ये नदी इस तरीके से धरातल पर बह रही थी, फिर एकदम से ये नीचे गिरती है और इस तरीके से चली जाती है। तो यानी एक खड़े ढाल से, जब कोई नदी खड़े ढाल से है जो नीचे की तरफ गिरती है,
तो इसे हम जलप्रपात कहते हैं। खड़े ढाल से नीचे की तरफ जब कोई नदी अधिक ऊंचाई से गिरती है तब उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात। जब इसका ढलान कम होना, मतलब ऊंचाई भी कम हो, यानी जो है ऊंचाई सिर्फ इतनी सी हो और ढलान भी जो है अधिक, जलप्रपात का ढलान तो अधिक खड़ा होता है, और जब ढलान भी थोड़ा कम हो, ऊंचाई भी कम हो, मान लो ये तो है जलप्रपात, ऊंचाई भी अधिक और ढलान भी एकदम सीधा खड़ा है, ऊंचाई कम और ढलान भी कम है, तो उसे हम कहते हैं छिपरी का। क्या कहते हैं? छिपरी का। ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से पता होगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना, ये चूलिया जलप्रपात बनाती है चंबल नदी। फिर क्या होता है? चंबल बाद में जो है राजस्थान के बाद यमुना में मिल जाती है यूपी के, उत्तर प्रदेश के इटावा में। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना की जितनी भी सहायक नदियां हैं उसमें चंबल नदी सबसे बड़ी है। उसके बाद हम बात करते हैं, अपवाह है इसका वृक्षाकार, यानी अगर आप इसको ऊंचाई से देखोगे, इसके बहाव क्षेत्र को, यानी ये खुद और इसकी जो है सहायक नदियां, ठीक है, यानी सैटेलाइट से देखोगे या हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में बैठ के देखोगे तो आप देखोगे तो इसकी जो डिजाइन है वो आपको कैसे दिखेगी? जैसे कोई वृक्ष हो, इस तरीके के अपवाह में ये प्रवाहित होती है। ये जो है घड़ियालों की प्रजनन स्थिति है। चंबल नदी घड़ियालों की प्रजनन स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस नदी में मतलब आपको बहुत सारे घड़ियाल मिलेंगे। राजस्थान का जो कोटा शहर है वो चंबल नदी के किनारे ही बसा हुआ है। कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे। अब हम बांधों की बात करते हैं। वैसे अच्छे तरीके से हम देख चुके हैं मानचित्र में इन बांध को। दक्षिण से उत्तर की तरफ गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। कोटा बैराज कौन से जिले में है? कोटा में। जवाहर सागर भी कौन से जिले में है? कोटा में। यानी कोटा बैराज और जवाहर सागर है कोटा में, राणा प्रताप सागर है चित्तौड़गढ़ में और गांधी सागर है मध्य प्रदेश में। ये तीनों पनबिजली यानी विद्युत निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, जबकि कोटा बैराज सिंचाई हेतु प्रसिद्ध है। इन चारों बांधों में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध सबसे बड़ा है। सबसे दक्षिण का बांध सबसे बड़ा है। अगर हम भराव क्षमता की बात करें तो राणा प्रताप सागर की भराव क्षमता अधिक है। ठीक है, आप ये जो बांध है ये चारों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें भी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पूर्व की तरफ बताइए कौन सा राजस्थान में जो है नहीं है। तो ये जो चारों बांध है ना, इनको आपको सीक्वेंस से याद करना बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी ट्रिक भी है इसके लिए, गोरा जा कोटा। देखो हम बात कर रहे हैं, देखिए ये भी कोटा में है, ये भी कोटा में है, तो कोटा से थोड़ा आपको याद हो जाएंगे, इसलिए आप याद कर लो गोरा जा कोटा में। तो ये यहाँ से हमने गांधी सागर से उठाया गो, राणा प्रताप सागर से उठाया रा, जवाहर सागर से लिया जा और को से लिया कोटा। तो आपको ये याद भी आ जाएगा कि हम किन बांधों की बात कर रहे हैं। चंबल नदी पर बने हुए बांधों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोटा भी आ रहा है। तो गोरा जा कोटा ये चारों बांध है। ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण की तरफ नहीं, दक्षिण से उत्तर की तरफ। एक बार RS के प्री जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था, दक्षिण से उत्तर की तरफ बांधों का क्रम बताइए, तो ध्यान रखिए गोरा जा कोटा। उसके बाद हम बात करते हैं, चंबल में एक स्तनपायी जीव पाया जाता है, गांगेय सुंस। कौन सा जीव पाया जाता है? स्तनपायी जीव गांगेय सुंस नामक जीव भी पाया जाता है। ये विश्व की एकमात्र नदी है जहां 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं। कौन से? मध्य प्रदेश वाले बांध को छोड़ के ये तीनों बांध, कोटा बैराज, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ठीक है, चंबल नदी के साथ ऐसी नदी जो दक्षिण से प्रवेश चंबल माही के साथ, यानी माही नदी भी थी वो दक्षिण से प्रवेश कर रही थी राजस्थान में और उत्तर की तरफ जा रही थी, और चंबल नदी भी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए ये है मेज नदी। मेज नदी भीलवाड़ा से निकलती है, ठीक है,
और फिर ये आ गया बूंदी, तो बूंदी के लाखेरी में ये चंबल में मिल जाती है। अब बूंदी का ये लाखेरी आपको याद होगा क्योंकि ये सीमेंट निर्माण हेतु भी बहुत प्रसिद्ध है। लाखेरी, लाखेरी नाम से शायद सीमेंट आती भी है। तो मेज नदी है, भीलवाड़ा से निकलती है और बूंदी के लाखेरी में चंबल में मिल जाती है। इसके अलावा ये पार्वती नदी है, ये देखिए ये राजस्थान के बाहर है, यानी ये मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है। फिर ये बारा जिला आ गया अपना, बारा में ये चंबल में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद काली सिंध नदी, ये देखिए काली सिंध, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर ये झालावाड़ में प्रवेश करती है, फिर ये कोटा में जाती है और फिर कोटा में ये चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध मध्य प्रदेश में निकलती है, फिर ये जो है झालावाड़ में जाती है, फिर ये कोटा में चंबल में मिल जाती है। ठीक है, काली सिंध की भी 3 सहायक नदियां हैं, आहू, परवन और निमाज। आहू, परवन और निमाज। देखिए काली सिंध नदी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए जो है हम इस नदी को जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बनास नदी है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी जो है हम अलग से इनका अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी सहायक नदियों के रूप में हम इतना ही ध्यान रखेंगे। देखिए सहायक नदियां कई बार है, जो चंबल की सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए एक छोटी सी ट्रिक है। चंपक बाबा, अब देखिए किसकी सहायक नदियां हैं, ये चंबल की, तो आपको चंबल से चंपक बाबा अच्छे से याद हो जाएगा। चंबल की सहायक नदियां हैं चंपक बाबा, जो है जैसे चंबल, मेज का ले लिया मैं, पार्वती का ले लिया पै और काली का ले लिया कै। तो चंपक से आपको चंबल भी याद हो जाएगा और चंबल, मेज, पार्वती और काली सिंध नदी भी आपको याद हो जाएगी। इसके अलावा जो है बाबा से बनास और बामनी, ये 2 नदियां। तो इस तरीके से जो इसकी 6 सहायक नदियां हैं, चंपक बाबा से आप इनको याद कर लीजिए। तो ये थी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो है सबसे इम्पोर्टेंट नदी चंबल नदी। बांध आपको अच्छे से याद हो गए होंगे ट्रिक से, सहायक नदियां ट्रिक से अच्छे से याद हो गई होगी, और पूरी नदी भी जो है इस मानचित्र में आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये चंबल नदी जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।